हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 और ऐसे ही हम अपने लेक्चर्स कंप्लीट करते रहेंगे और ऐसे ही धीरे 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 पूरी केमिस्ट्री को फिनिश कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। टाइम छुपा लो यार, क्योंकि आज जल्दी बना रहा हूँ। तो बेटा आज है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 5 और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कराया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी एक सेल है। बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, और उस थोड़े से चेंज से ही सब कुछ चेंज हो जाता है। वो थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और दूसरे वाले सेल में क्या हो रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें दे रहे थे अंदर, और उससे हमें केमिकल एनर्जी मिल रही थी। मतलब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे एक्सटर्नल सोर्स से, और एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो रहा था फ्रॉम रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें भी सेम यही है, रिडॉक्स रिएक्शन इसमें भी होती है, इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है जैसे कि उसमें होती है। इसमें कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब यहाँ पर केमिकल चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वहाँ होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चेंज केमिकल एनर्जी में। ठीक है। तो कैसे बनाते हैं इस सेल को, क्या होता है इस सेल में? तो बच्चों, इस सेल को बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे 2 बीकर्स। एक, इस सेल को हम वोल्टेक सेल भी बोल देते हैं, वोल्टेक सेल। अच्छा, इसका जो मैं एग्जांपल आज कराऊंगा उस सेल का नाम है डैनियल सेल। उसका एग्जांपल होगा हमारा डैनियल सेल। डैनियल सेल। तो क्या होता है डैनियल सेल में? मूव कैसे हो रहा है? अच्छा, मूव भी हो जाता है ऐसे। तो डैनियल सेल में क्या होता है? डैनियल सेल में होता है 2 बीकर, अलग अलग बीकर है 2। ये बीकर, इसको एक अलग हाफ सेल बोलते हैं हम। ये हाफ सेल फर्स्ट है और ये हाफ सेल सेकंड है। अब इसमें सॉल्यूशन फिल कर देंगे हम इस बीकर में, इस कंटेनर में। सपोज करो डैनियल सेल है, तो मैंने इसमें फिल कर दिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। तो
जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जो मैं रोड डिप करूँगा, जो मेटल प्लेट में डिप करूँगा, वो होगी जिंक की, जिसका सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसी मेटल की रोड डिप करते हैं हम इसमें, जिससे कि उनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो सके, जिससे कि वो आयंस प्रोड्यूस हो सके और वो सॉल्यूशन में चला जाए। तो ये है मेरे पास एक हाफ सेल जिसमें मेटल रोड है जिंक की, सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, और ये है हाफ सेल। अब एक दूसरा सेल है हाफ सेल, इसमें क्या है, इसमें है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसमें भी एक रोड है मेटल इलेक्ट्रोड, तो जिसका सॉल्ट है उसी की इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो यहाँ इलेक्ट्रोड भी कॉपर का ही है, ठीक है। तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, बना दिया मैंने। अभी 2 हाफ सेल हो गए। अब इन दोनों हाफ सेल के दोनों इलेक्ट्रोलाइट को भी ज्वाइन करना है आपस में, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो सके, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को भी ज्वाइन करना है आपस में, जिससे कि आउटर सर्किट कंप्लीट हो सके। तो दोनों सॉल्यूशन को यू शेप की एक ट्यूब ले ली मैंने। इस शेप यू शेप की ट्यूब को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। यहाँ नीचे लगा दिया कॉटन, जिससे कि सॉल्यूशन बाहर ना आ सके। यहाँ लगा दिया इसमें कॉटन। अब इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन है सॉल्ट का, किसी भी सॉल्ट का, लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब ये इतना ज़्यादा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि ये इन दोनों सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रोड को वायर के थ्रू जोड़ दिया वोल्ट मीटर से। तो अब ये जो मैंने सॉल्यूशन यहाँ लिया था 1M, और यहाँ जिसका सॉल्यूशन लिया था 1M, और यहाँ पर जो मुझे रीडिंग मिल रही है वो मिल रही है 1.10 वोल्ट। कब मिल रही है? जब टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है हमारा 1 बार या 1 ATM। चलो 1 बार लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 1.013 ही होता है वो भी। ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है एक हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन लेफ्ट वाले पर, दूसरे हाफ सेल पर होता है रिडक्शन राइट वाले पर, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती रहती है जब तक कि सारा का सारा केमिकल या मेटल प्लेट्स खत्म ना हो जाए, डिप्लीट ना हो जाए। अब होगा क्या, यहाँ पर क्या है, जिंक आयंस है, सल्फेट आयंस है। इसमें क्या है, इसमें जिंक की मेटल्स है, इसमें है जिंक मेटल्स एटम्स, और इसमें क्या है, कॉपर मेटल एटम्स। तो यहाँ जिंक है, यहाँ कॉपर है, दोनों न्यूट्रल है। अब जैसे ही सेल का सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिंक और कॉपर में जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो जिंक, आपको पता भी होगा, जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी E0 की वैल्यू होती है -0.76 और इसकी होती है +0.34 वोल्ट। ये मैं आगे बता दूंगा। और वैसे भी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक
इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा Zn2+ में, और ये बन जाएगा जिंक सॉलिड टू जिंक एक्वस सॉल्यूशन, जिंक आयन। अब जिंक कन्वर्ट किस में होने लग जाएंगे, जिंक आयन में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे वो मूव करने लग जाएंगे लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो पोल है इसे बोलते हैं हम एनोड, जहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उसे बोलते हैं हम एनोड। तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर फ्लो होने स्टार्ट हो जाते हैं और ये वाला पोल होता है नेगेटिव, सिंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो नेगेटिव है। अब यहाँ पर आते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर Cu2+ जो आयंस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेंगे, और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर दूसरी हाफ सेल रिएक्शन होगी, उसे बोलते हैं रिडक्शन। तो क्या होगा रिडक्शन में, Cu2+ जो एक्वस सॉल्यूशन में है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूं तो इससे मुझे पता चल रहा है Zn सॉलिड Cu2+ एक्वस सॉल्यूशन, Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ये मिली मुझे रिडॉक्स रिएक्शन। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn2+ में, Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है Cu में। तो ये है तुम्हारी सेल के रिएक्शन। तो होता क्या है, धीरे धीरे जिंक का फर्दर ऑक्सीडेशन होता रहता है बार बार, और कॉपर का बार बार रिडक्शन होता रहता है। तो ड्यूरिंग द सेल मुझे ये ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जो जिंक की मेटल प्लेट की कंसंट्रेशन है वो तो धीरे धीरे कम होने लगती है, कम होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है। और जो कॉपर की कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। सॉल्यूशन में जिंक आयन बढ़ने लगते हैं, तो जिंक आयंस इंक्रीजेस, जिंक मेटल डिक्रीजेस, कॉपर आयंस डिक्रीजेस एंड कॉपर मेटल इंक्रीजेस। तो ये ऑब्जर्वेशन होती है ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन। तो इस तरीके से सेल काम करता है हमारा। तो ऐसे ही सारे सेल हम बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक ऐसा सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, दिस सेल कंसिस्ट ऑफ 2 बीकर्स, फर्स्ट इज filled by zinc sulfate solution, 1m zinc sulfate solution, and a zinc rod is dipped into it, and another container contains copper sulfate solution and a copper rod dipped into it. 2 solutions, 2 electrolytes are joined together by salt bridge, which complete the internal circuit and maintain the neutrality of the solutions. And 2 electrodes are joined by voltmeter through wires. So this is the construction of cell and these are the cell reactions. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट आगे। अब एक टर्म होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है और एक टर्म होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में, मींस 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन टेम्परेचर, 1m कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड 1 बार प्रेशर, 1 atm प्रेशर। तो ये कंडीशन अगर होगी और इस कंडीशन में अगर कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं हम, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लिया हमने, तो हम उससे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सेल पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ स्टैंडर्ड सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है।
तो जैसे मान लो मेरे पास ए सेल था अभी हाफ सेल, इसमें क्या था जिंक आयंस। अब जब मैंने न्यूट्रल जिंक रोड को इसमें डिप कर दिया तो जिंक आयन और जिंक रोड दो चीज़ है इसके अंदर, जिंक आयन और जिंक रोड। तो अब इसके रेस्पेक्ट में ये सॉल्यूशन है पॉजिटिवली चार्ज और ये है न्यूट्रल, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये रोड हो गई है आपकी नेगेटिवली चार्ज, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन कम है, उस पे इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में कम है, उस पे इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द रोड। सो द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप, द पोटेंशियल difference set up between the metal plate and electrolyte is called electrode potential, is called electrode potential। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम कैलकुलेट करते हैं, यूज करते हैं, वो हमेशा करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट किया हुआ हो तो उसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट एम एन प्लस बाई एम, यह है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मीन्स अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की 1 mO, टेम्परेचर और 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर ऑफ 1 बार, तो अब इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड को ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर स्टैंडर्ड ना हो उसे ई एम एन प्लस एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा ई Zn2 प्लस Zn। और मैं अगर बोलूँ जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ई नोट Zn2 प्लस Zn। तो ये तो है दोनों रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी गिवन हो सकते हैं आपको। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को तो रिडक्शन पोटेंशियल से हम मेज़र करते हैं और दूसरे की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से मेज़र करते हैं। तो ठीक है, तो अगर मुझे कैलकुलेट करना हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ई नोट, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, Cu2 प्लस, तो ये तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखो यहाँ से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ई नोट Cu2 प्लस, ये हो जाएगी आपकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब जो हम पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स करेंगे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल में कैलकुलेट करके, क्योंकि सबकी वैल्यू जो आपको गिवन होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही गिवन होगी। तो अगर मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया मुझे क्वेश्चन में, तो मैं क्या काम करूँगा, तो SOP को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो ROP में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, SRP में, तो यहाँ पे लगा देंगे हम माइनस, या ये भी लिख सकते हैं हम SRP इजक्वल टू माइनस ऑफ SOP। तो ये है रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जब और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब करते हैं हम सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो जब मैंने कोई सेल बनाया, जैसे मान लो ये सेल बनाया मैंने, अब इसका अलग कोई रिडक्शन पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड का, इस इलेक्ट्रोड का अपना रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इन दोनों को जब मैंने ज्वाइन कर दिया किसी वायर से,
तो इन दोनों के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे हम सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स। तो दो हाफ सेल्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे हम सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल को हम ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है? तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है ई नोट सेल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है ई नोट सेल। तो अगर दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड है तो उनके स्टैंडर्ड के डिफरेंस को ही बोल देंगे हम ई नोट। ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट राइट माइनस ई नोट ऑफ लेफ्ट। अब राइट में कौन सा होता है? राइट में होता है कैथोड और लेफ्ट में कौन सा होता है? एनोड। तो यहां से निकल के आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो सेल पोटेंशियल भाई अलग अलग टेम्परेचर पे होता है, अलग अलग कंसंट्रेशन पे होता है। अगर कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो सेल पोटेंशियल हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगी तो सेल पोटेंशियल हो जाएगा। मींस टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर इन तीनों में से किसी में भी चेंज हो जाएगा तो वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। तो कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है वो करेंगे हम नर्स्ट इक्वेशन से। तो अब इसका जो मेन रोल है वो है डिपेंडेंस ऑफ EMF of the cell on concentration. So effect of concentration on the cell potential, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नर्स की इक्वेशन होती है सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने की, ई सेल इज इक्वल टू, इसे ही बोल देते हैं हम EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये है पूरी की पूरी इक्वेशन। लेकिन जो क्वेश्चंस हमारे गिवन होते हैं ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता। टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट सब में फिक्स होता है 298 केल्विन। वहाँ जो डिफरेंस होता है वो होता है कंसंट्रेशन में। ठीक है, क्वेश्चंस कराऊंगा अभी मैं नर्स्ट इक्वेशन के। इसको बोलते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, डर लग रहा होगा ना इससे, पता नहीं इतनी ज्यादा टिपिकल है इक्वेशन। भाई कुछ भी टिपिकल नहीं है। ऐसी क्या चीज है इस दुनिया में जो आप नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हो आप। मन के जीते जीते और मन के हारे हारे। और जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो जीवन में दूसरों के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। तो कम से कम आप जो कर रहे हो सब कुछ अपनी लाइफ में वो अपने लिए कर रहे हो, ना हमारे लिए कर रहे हो, ना अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो। तो अपने लिए भी नहीं कर सकते तो फिर आप किसी के लिए भी नहीं कर सकते। आपका जीना व्यर्थ है अगर आप जीवन में अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, एक सुनी होगी आपने कहावत, कि कहावत क्या है, एक बहुत अच्छी कोटेशन है, मैंने एक क्लिप में सुनी थी कि अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो आप ही का रोल है। क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो आपका जाएगा कुछ नहीं, लेकिन वो मेहनत शायद आपकी तकदीर बदल सकती है। वैसा अल्टीमेटली वो ये था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हो तो या गरीबी में जी रहे हो तो इसमें ज़रूर आपका रोल है। कम से कम आप उसको दूर करने के लिए मेहनत तो कर ही सकते हो।
आप नहीं जानते कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो इसे देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मेहनत करो, ठीक है। तो T9298 फैराडे कांस्टेंट 96500, आर की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर 8.314। तो सब की वैल्यू रख दूँ मैं जब यहाँ पर, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाएगी और उसी को ही हम यूज़ करेंगे बार बार। तो वो इक्वेशन ये बन जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591। अभी तो इसके जगह पर आप 0.06 भी रख सकते हो, ठीक है, अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें बस 4 टर्म्स पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें ये 4 टर्म्स क्वेश्चन में मिल जाएंगी तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। पहली टर्म्स तो है कंसंट्रेशन ऑफ P, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल ले रहे हो तो एक चीज़ मिल जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ R, तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ है N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। और ई नोट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एक बच्चे की वो आई थी डिमांड के सर क्लासेस तो बहुत लंबी लंबी होती है, जब हम इतनी लंबी क्लास आपके देखते हैं तो थोड़ी सी नींद आने लगती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप बेड पर बैठ के या लेट के वीडियो देखोगे तो नींद तो आएगी आएगी। बेड पर लेट के क्यों देखते हो? प्रॉपर वे में, सही पोस्चर में, टेबल पर रख कर सामने मोबाइल, और जब नोट्स बनाओ साथ के साथ, देखो कैसे नींद आ जाएगी। आप देख रहे हो मोबाइल और लेट रहे हो, भाई बॉडी को रिलैक्स मूड में लेकर आ जाते हो आप, उसके बाद तो नींद आनी है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई नींद आ रही है? आएगी नहीं नींद, मैं रिलैक्स ही नहीं हूँ, मेरी बॉडी रिलैक्स नहीं है। अब मैं लेट के पढ़ाने लग जाऊँ तो मैं अपने आप नींद आ जाएगी। तो ये सब तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर थोड़ी ना है। नींद आने की नहीं आने की ये सारी कंडीशन तुम्हारे ऊपर है, तो अपने आप को ठीक करो, सही है। अब मैं क्या तुम्हें यार फन कराने के लिए थोड़ी खड़ा हूँ, मैं डांस करूँ कि चलो तुम्हारी नींद भगाता हूँ, डांस करके दिखाऊंगा। नलायक को तुम उल्टी सीधी बात करते हो बस। अब जिसने भी बोला था ना, अब वो उसे वीडियो मिलेगी ना तो वो कहेगा देखो सर मजाक बना दी मेरी। भाई क्या करूं मैं, मुझे तो सब कुछ करना पड़ता है। अब देखो ये क्वेश्चन है एग्जाम में, तो ये न्यूमेरिकल है जो आपके एग्जाम में आएगा। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देख लो 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है आपको, ठीक है। 1 बार प्रेशर है, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन अलग अलग है, इसी की वजह से ईएमएफ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है। तो पहले सेल को लिख लो अलग अलग। पहले तो मैंने सेल को तुम्हें उसमें वो करके नहीं दिखाया, उसे सेल को और दिखा दो एक बार। अब जैसे ये था मेरा सेल, इस सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट वाला पोर्शन होता है, एक राइट वाला पोर्शन होता है, ठीक है। एक लेफ्ट और एक राइट, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। तो लेफ्ट वाले में तो लिखना है आपको ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सेम जैसे ये वाला बीकर है, इसका तो यहाँ लिखना है, वो वाला बीकर है, इसका यहाँ लिखना है। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किस में, Zn2+ में। यहाँ पर लिख देना इसकी कंसंट्रेशन जितनी भी हो। फिर यहाँ सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। Cu2+, फिर जो भी इसकी कंसंट्रेशन हो वो यहाँ लिख देना, Y, यहाँ X मान लेता हूँ। फिर एक इलेक्ट्रोड वर्टिकल लाइन खींच के यहाँ लिख देना Cu। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हमेशा इसी तरीके से बनाना है सेल, कि एक इलेक्ट्रोड लेफ्ट वाला तो लेफ्ट में बनाना, राइट वाला राइट में बनाना है। अब जैसे मैंने ये कराया था तुम्हें, ई नोट
सेल इजकल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। तो राइट में से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको। राइट वाला कौन सा होगा? रिडक्शन वाला। तो अभी तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें? Zn2+ में। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन। H+ का H2 में हो रहा है रिडक्शन, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये बन जाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन Zn2H+ Zn2+ प्लस H2, ये है इक्वेशन। अब इससे कैसे करूंगा मैं क्वेश्चन को सॉल्व? तो कैसे, क्या है इक्वेशन? n की वैल्यू निकाल लो पहले। n की वैल्यू देखो 2 आ गई। कंसंट्रेशन ऑफ, ये है रिएक्टेंट्स, वो है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में कौन है? H+। H+ की कितनी है? 0.01 m। इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻² m। और दूसरा कौन है? Zn2+। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.001 m। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 10⁻³ m। तो अब कर देंगे हम 1 2 3 चीज मिल गई, एक चीज और रह गई, ई नोट सेल। तो ई नोट सेल इजक्वल टू ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। तो देखो राइट में कौन है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 वोल्ट। माइनस लेफ्ट में कौन है? जिंक इलेक्ट्रोड, और जिंक की कितनी है? -0.76। तो ये आ गई +0.76 वोल्ट। ठीक है भाई। अब जब ये +0.76 वोल्ट आ गई तो अब क्या काम करेंगे? अब करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन का यूज। ई सेल इजक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ई नोट सेल कितनी आई है? +0.76 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू क्या है? ये 2 log प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स तो ये है Zn2+ और H2 का प्रेशर तो 1 है, और Zn2+ की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻3। और रिएक्टेंट में कौन है? ये सॉलिड, इसकी कंसंट्रेशन 1, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दे रखे 10⁻⁻2, लेकिन इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। प्लस 0.76 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन में 2 log 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा, log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो प्लस 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन में 2। कर लो इसे सॉल्व। एलसीएम आ जाएगा 2, 1.52 माइनस 0.0591। तो 1.52 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 0.0591। तो ये बचा 1.4609 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा भाई 0.7304 वोल्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब तो मैंने तुम्हें फन भी करा दिया थोड़ा सा, तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि फन कराने के बाद नींद चली जाती है।
इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो भाई। कुछ कुछ ऐसा ही है जैसा अभी अभी मैंने कराया था। तो Fe का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है भाई? Fe2+ में। कितने लूज करे होंगे इसने? 2 इलेक्ट्रॉन। H+ ये रिड्यूस हो रहा है H2 में, तो यहाँ 2 होंगे हाइड्रोजन आयन, 2 ये गेन करेगा। तो बैलेंस इक्वेशन क्या आ जाएगी? Fe + 2H+ Fe2+ प्लस H2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएंगे? 2। n की वैल्यू 2। अब n की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पे Fe2+ की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 1 2 3 10 to the power -3m। और H+ की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 10 to the power -2m। और n आ गया, Fe2+ आ गया, H+ आ गया। E0 सेल, 4 चीज होती है ना, E0 ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट। तो राइट में कौन है? 0। लेफ्ट में कौन है? आयरन। -0.44 वोल्ट, तो यह आ जाएगी +0.44 वोल्ट। अब निकाल लो भाई। देखो क्या होता है नेक्स्ट इक्वेशन? ई सेल इजक्वल टू E0 सेल -0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो E0 सेल प्लस 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी है? 2 log प्रोडक्ट Fe2+ की 10 to the power -3, रिएक्टेंट H+ की 10 to the power -2 और -2 का स्क्वायर -4। तो ये तो हो जाएगा log 10 की 1, तो 0.44 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेके कर लेना, शायद प्लस 0.42 के अप्रोक्स आ जाएगा या 41 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट E0 सेल। E0 सेल पूछा हुआ बेटा इस बार, कभी सेल के चक्कर में कर दो सब कुछ गड़बड़। एट 225 डिग्री सेल्सियस, तो ई सेल दे रखा है इस बार आपको, तो ये तो हो जाएगा। थोड़ा इसे डायरेक्ट कर दूं तो देखो B2+ की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है? 1 2 3 10 to the power -3m। और A2+ की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है? 1 2 3 4 10 to the power -4m। देखो यहाँ B2+ है, यहाँ A2+ है, तो सेम लॉस सेम गेन, n की वैल्यू 2। नंबर ऑफ मोल्स पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और E0 सेल दे रखा है इन्होंने 2.6805 वोल्ट। ई सेल पूछा हुआ है, ई सेल इजकल टू वोट। नहीं ये E0 सेल दे रखा है भाई। देखो मैंने भी कर दी ना गड़बड़, तुम भी कर दोगे। तो ये दे रखा है ई सेल और E0 सेल पूछा हुआ है। तो इक्वेशन क्या थी? यूजिंग नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी? ई सेल इजक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ई सेल दे रखा है इस बार 2.6805। E0 सेल कैलकुलेट करना है
माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू है 2 log प्रोडक्ट कौन है भाई यहाँ पर A2 प्लस, और A2 प्लस की क्या है 10 टू द पावर -4। रिएक्टेंट कौन है B2 प्लस की क्या है 10 टू द पावर -3। कर लेना भाई इसे फिर 2.6805 इजकल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 टू द पावर -1। -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, -1 बचेगा। log की प्रॉपर्टी से -1 आगे आ जाएगा, तो 2.6805 इजकल टू ई नोट सेल -1 आगे आ जाएगा प्लस 0.0591 अपॉन 2 log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो बस ई नोट सेल निकाल लेना आप, इसको इस साइड ले आना 0.0591 अपॉन 2 को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो आज मैंने फन भी करा दिया, आज आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। फन करा दिया, इससे ज़्यादा और क्या फन कराऊँ बताओ। जो भी मेरे को देख रहे होंगे सामने, चिंटू पिंटू मिंकू चिंकी पिंकी, सब का एंटरटेनमेंट हो गया होगा आज। इसे करो, इसे तो तुम ही करो यार, ये होमवर्क है, ठीक है। अच्छा पक्की बात है, अगर जो तुमने ये कर दिया तो फिर फन कराऊंगा मैं क्लास में। होमवर्क है तुम्हारा, इसे कर देना, इसका आंसर बता देना मुझे इसी वीडियो के कमेंट में। अगर इसी वीडियो के कमेंट में आंसर आ गया इसका बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक, तो फिर नेक्स्ट क्लास में फन कराऊंगा, डांस करूंगा मैं, डांस, ठीक है, पक्की बात है। चलो बेटा आज की क्लास को इतने रखते हैं, कल करेंगे हम गिब्स फ्री एनर्जी, उसके बाद करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉग केसी, उसके बाद करेंगे हम बैटरीज, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, फिर कोरोजन, और फिर करेंगे फ्यूल सेल। देन हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड, फिर करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो आज की क्लास को इतने रखते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को यार शेयर ज़रूर कर दिया करो, ज़्यादा ना करो, कम से कम इतना तो कर ही दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट तो करते ही हो वैसे तुम। वैसे थैंक यू उन सभी को जो कमेंट करते रेगुलरली, दिल से धन्यवाद, हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी।